नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का अपने चैनल पीके सिंह फार्मा एंड स्पिरिचुअल वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसमें हम लोग बात करेंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या की संरचना कैसे होती है और वो क्या काम करता है। तो वीडियो चालू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अबाउट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फार्मा इंडस्ट्री का कोर डिपार्टमेंट होता है, जहाँ से सारी प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरिड आउट होती हैं। मतलब जो भी टैबलेट, कैप्सूल्स, जो भी एटसेट्रा, जो भी डोजेस फॉर्म मैन्युफैक्चर्ड होती हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होती हैं। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है कि रफ एंड टफ डिपार्टमेंट होता है, शिफ्ट बेस पे ऑपरेशन होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 24/7 वर्क करता है। अगर कंटिन्यूस ऑपरेशन है तो शिफ्ट बेसिस में, मतलब ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट। अगर बात करें तो ए शिफ्ट जो होती है उसको फर्स्ट शिफ्ट भी बोल सकते हैं। वो सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक। बी शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। सी शिफ्ट जो कि नाइट शिफ्ट होती है वो रात के 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जो इनका ड्यूरेशन रहता है। 8-8 घंटे का 3 ड्यूरेशन होता है। और एक जो शिफ्ट होती है वो जनरल शिफ्ट होती है, जो कि 8:30 से 5 या 9 से 5:30 होती है। अब इसमें क्या है कि शिफ्ट बेस का ऑपरेशन है। फर्स्ट शिफ्ट में जो भी आदमी है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो काम करेंगे 8 घंटे, ऑफिसर, ऑपरेटर। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट वाला आएगा, उनका वो चार्ज उनसे लेगा, या फिर फर्स्ट शिफ्ट वाला उनको चार्ज हैंड ओवर करेगा। भाई ये कंडीशन में ये इतना आउटपुट हुआ है और ये इसका स्टेटस है। सेकेंड शिफ्ट वाला उस स्टेटस को लेगा और उसके अकॉर्डिंगली अपना एक्टिविटी को रिज्यूम करेगा, आगे बढ़ाएगा। सेम क्या होगा, सेम जब सेकंड शिफ्ट का एंड टाइम आएगा 11 बजे, जब नाइट वाला आएगा तो सेकंड शिफ्ट वाला उसको चार्ज हैंड ओवर करेगा और वो निकल जाएगा, और नाइट शिफ्ट वाला आदमी उस एक्टिविटी को आगे बढ़ाएगा। सेम नाइट वाला फिर फर्स्ट को सेम चार्ज हैंड ओवर करेगा, और ये ऑपरेशन 24/7 चलती रहती है। तो ये शिफ्ट बेस्ड ऑपरेशन। अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आने का मूड बना रहे हैं, आपकी इच्छा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने की, तो आपको शिफ्ट की नौकरी करने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप शिफ्ट में जॉब करने के लिए आपका विलिंगनेस नहीं है, आप इच्छुक नहीं है, तो फिर आप प्रोडक्शन में मत अप्लाई कीजिए, प्रोडक्शन में मत आइए। क्योंकि ये वाइट कलर जॉब नहीं है कि 8:30 से 5 या 9 से 5 में आके निकल जाए। कंटिन्यूस ऑपरेशन है, तो हर एक आदमी हर शिफ्ट में रोटेट होता है। एक वीक उसकी फर्स्ट शिफ्ट रहेगी, अगले वीक उसकी नाइट आएगी, फिर सेकंड आएगी। नॉर्मली नाइट के बाद सेकंड आती है, सेकंड के बाद फर्स्ट आती है। तो ये कंटिन्यूस रोटेशन चलता रहता है। लेबोरियस डिपार्टमेंट है, बिल्कुल लेबोरियस डिपार्टमेंट है, क्योंकि आपको इसमें प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरिड आउट करनी है। तो ये डिपार्टमेंट जो होता है ये लेबोरियस, आपको मेहनत और परिश्रम के साथ काम करना पड़ता है। वर्क प्रेशर रहता है, वर्क प्रेशर भी रहता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, क्योंकि आपको टाइम बाउंड डिलीवरीज देनी पड़ती हैं। क्योंकि आपके एक्टिविटी के ऊपर आगे की भी एक्टिविटी डिपेंड होती है। अगर आपने पर्टिकुलर डेट जो डिसाइड हुआ है उस डेट को आपने टैबलेट कैप्सूल मैन्युफैक्चर करके नहीं दिया तो क्या होगा, पैकेजिंग स्टॉप हो जाएगा। पैकेजिंग स्टॉप हो जाएगा तो अगर पैकेजिंग बराबर टाइम पे नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, हमारा डिस्पैच इम्पैक्ट में आएगा। डिस्पैच इम्पैक्ट में आएगा तो उसके बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट में आएगी, हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में नहीं जाएगा। तो वर्क का प्रेशर रहता है। अब आप अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर, आपको प्रेशर जो है वो हैंडल करना पड़ेगा। आपको टीम वर्क में काम करना पड़ेगा, और एडाप्टेबिलिटी टू न्यू थिंग्स, जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उनको आपको जल्दी से जल्दी चीज़ों को आपको एडाप्ट करने की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। और आपको एज ए टीम काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्या इंडिविजुअल आप नहीं है। आप अगर एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अगर आप एक ही मशीन पर काम कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट सेकंड में दूसरा, फिर तीसरा, तो आप इंडिविजुअल वन मैन आर्मी नहीं हो। आपको टीम में काम करना है, टीम के साथ में काम करना है, इसलिए आपको टीम वर्क में काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या रहता है, एक आदमी काम नहीं करता है, एक साथ बहुत सारे आदमी काम करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी प्रोडक्ट का डिस्पेंसिंग चालू है, किसी का ग्रेनुलेशन चालू है, किसी का कंप्रेशन चालू है, किसी का कोटिंग चालू है, किसी का कैप्सुलेशन चालू है, किसी का पायलट कोटिंग चालू है। तो एट ए टाइम डिफरेंट एरियाज या डिफरेंट स्टेजेस पे बहुत सारे मैनपावर इन्वॉल्व रहते हैं, और ये पूरा का पूरा जो खेल है ना वो टीम वर्क का है। एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी पे डिपेंड है। अगर एक एक्टिविटी
में कुछ इश्यू आया तो आगे की एक्टिविटी भी ब्लॉक हो जाएंगी। अब अगर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन के डिफरेंट फेजेस क्या हैं, तो इसमें सबसे पहला जो फेज है वो डिस्पेंसिंग क्या है? डिस्पेंसिंग में जो मटेरियल हमारा होता है, जिस हिसाब से हमको पीपीआईसी या प्रोडक्शन प्लानिंग इन्वेंटरी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, वो जिस हिसाब से हमको प्लानिंग देगा कि इस डेट को आपको इस बैच का डिस्पेंसिंग कराना है, ग्रेनुलेशन कंप्रेशन, वो हमको एक प्लान देगा, ग्रेनुलेशन इस डेट में होना चाहिए, कंप्रेशन यहाँ पे होना चाहिए, कैप्सुलेशन है, जो भी एक्सेट्रा है। तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन वाला डिस्पेंसिंग को बीएमआर हैंड ओवर करता है और उसको रिक्वेस्ट देता है कि भाई ये बैच जो हमारा पर्टिकुलर डेट को हमारा डिस्पेंस होना चाहिए। अब डिस्पेंसिंग में क्या होता है? तो डिस्पेंसिंग में क्या होगा, डिस्पेंसिंग का जो बंदा होगा, जो बंदा डिस्पेंसिंग करेगा, वो बीएमआर चेक करेगा, उसका मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड चेक करेगा, जो इंग्रेडिएंट्स, एक्सिपिएंट्स या फिर एक्टिव जितने क्वांटिटी में उस बीएमआर में मेंशन होंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको वो डिस्पेंसिंग बूथ में उसको डिस्पेंस करेगा। उसके पहले वो उसका क्लीनिंग करेगा, अगर प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट चल रहा है तो उसको ए टाइप क्लीन करेगा, वेट क्लीनिंग, जिससे प्रीवियस प्रोडक्ट के कोई ट्रेसेस नहीं रहे। फिर उसके बाद उसकी वैसे एलसी लेगा, एलसी लेके फिर वो मटेरियल लेके आएगा, मटेरियल चेक करेगा, बाद में डिस्पेंस करेगा, और डिस्पेंस करने के बाद फिर वो पर्टिकुलर बैच को जो है वो आरएम रॉ मटेरियल डे स्टोर में उसको ट्रांसफ़र कर देगा और वहाँ की लॉग बुक में उसकी एंट्री कर देगा। तो डिस्पेंसिंग एक क्रिटिकल एक्टिविटी है। अगर कुछ भी मटेरियल मिक्स हो गया, इधर उधर गलत हो गया या क्वांटिटी गलत हो गई, तो पूरे बैच पे इम्पैक्ट आएगा और मे भी बैच रिजेक्ट हो सकता है। अब सेकेंड फेज़ क्या है? अब मेरा डिस्पेंसिंग हो गया, आरएम डे स्टोर में आ गया, हम क्या करेंगे, उसको ग्रेनुलेशन करेंगे। तो ग्रेनुलेशन डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, 8 ग्रेनुलेशन, 10 ग्रेनुलेशन, 12 ग्रेनुलेशन, जैसा कंपनी का रिक्वायरमेंट और आउटपुट उस हिसाब से ग्रेनुलेशन होता है। ये इनिशियल फेज़ है। और इस केस में फिर ग्रेनुलेशन में क्या होगा, हम रॉ मटेरियल्स को ग्रेनुल्स में कन्वर्ट करते हैं, जो भी है, जिससे कि हमारी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी रहे। अब ग्रेनुलेशन में भी कई प्रकार के ग्रेनुलेशन होते हैं। एक हमारा शिफ्ट डायरेक्ट जो कंप्रेशन होगा, दैट इज शिफ्टिंग ब्लेंडिंग, उसमें कुछ नहीं, आपको शिफ्ट करना है, ब्लेंड करना है और सीधे आगे के लिए भेज देना है। दूसरा जो कंप्रेशन है, दूसरा जो ग्रेनुलेशन है, वो हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन है, ठीक है। और तीसरा जो है हमारा वेट ग्रेनुलेशन। तो वेट ग्रेनुलेशन में क्या होता है? वेट ग्रेनुलेशन में हमारा बाइंडर यूज़ होता है, उसमें हम बाइंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं, या एक्वस या नॉन एक्वस, जो भी डिपेंड अपन फार्मूलेशन जो होता है उसके हिसाब से हमारा 3 टाइप का ग्रेनुलेशन होता है, ड्राई, वेट और डायरेक्ट। ये हमारे 3 टाइप के ग्रेनुलेशन होते हैं। अब ग्रेनुलेशन होने के बाद क्या होगा? ग्रेनुलेशन हमारा हो गया, तो ग्रेनुलेशन में भी डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व होंगे। वो डे स्टोर से मटेरियल को लेके आएगा, एरिया का IPQ है हमारा, इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस का बंदा रहेगा, वो एरिया का LC देगा, वो चेक करेगा कि बराबर क्लीनिंग है कि नहीं। उसके बाद लाइन क्लियरेंस लेकर टेम्परेचर की कंडीशन जो भी हमारे में मेंशन है ओके है कि नहीं, उसके बाद उसका LC देगा। फिर मटेरियल को वेरीफाई करेंगे, ईच एंड एवरी मटेरियल को फिर हम शिफ्ट करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग करने के बाद जो प्रोसेस भी हमारे में मेंशन है, अगर ड्राई है तो हम ड्राई के हिसाब से जाएंगे, वेट है तो वेट के हिसाब से जाएंगे, और डायरेक्ट है तो डायरेक्ट के हिसाब से हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब जैसे अगर डायरेक्ट वेट ग्रेनुलेशन है तो सबसे पहले शिफ्टिंग होगा, शिफ्टिंग होने के बाद फिर हम लोग उसको RMJ में ले जाकर ड्राई मिक्सिंग करेंगे। ड्राई मिक्सिंग करने के बाद फिर हम लोग उसमें बाइंडिंग एजेंट हमारा जो रहेगा या ग्रेनुलेटिंग एजेंट वो इनकॉर्पोरेट करेंगे या वो पोर करेंगे हम RMJ में। फिर वहाँ से हमारा क्या होगा कि हमारा बाइंडिंग होगा, बाइंडिंग होने के बाद हमारा ग्रेनुल्स आ गया, ग्रेनुल्स को हम लोग अनलोड करेंगे, अनलोड करने के बाद उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद अगर BMR में ऑप्शन है तो उसको मिलिंग करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, फिर बाद में उसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद फिर हम लोग उसको ब्लेंड करने के बाद फिर QC का सैंपल जाएगा, QC का सैंपल जाएगा रिलीज के लिए, और हम लोग लुब्रिकेटेड ब्लेंड को WIP स्टोर में स्टोर कर देंगे। उसके बाद जब QC का रिलीज आएगा तो हम लोग नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रोसीड करेंगे। अब अगला फेज़ क्या है? कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में क्या है? कंप्रेशन में बाय अप्लाइंग कंप्रेशन फोर्स हम लोग ग्रेनुल्स को एक्टिवलेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब ये कंप्रेशन में क्या होता है? इसमें कंप्रेशन प्रोसेस में बहुत सारी कंप्रेशन मशीनें यूज़ होती हैं, सिंगल रोटेटरी, डबल रोटेटरी मशीनें जो होती हैं, ऑटोमेटेड मशीनें हैं भी जो विथ AWC इक्विप्ड हैं। इसमें हम लोग
इसमें डिफरेंट साइकिल इन्वॉल्व होती है कंप्रेशन में, फिलिंग होती है, मीटरिंग होती है, कॉम्पैक्शन होती है, इजेक्शन होती है। इस साइकिल के थ्रू हम लोग टैबलेट को फॉर्म करते हैं, टैबलेट बनती हैं। और जब टैबलेट बनती हैं तो उसमें हाई स्पीड डबल रोटेटरी कंप्रेशन मशीन भी हैं, सिंगल रोटेटरी कंप्रेशन मशीन भी हैं, डिफरेंट टाइप्स की टूलिंग भी इन्वॉल्व होती हैं, बीबी टूलिंग, बी टूलिंग, डी टूलिंग, डीबी टूलिंग। तो उसके हिसाब से इनके पंचेस भी अलग अलग रहते हैं। तो जब कंप्रेशन ऑपरेशन हमारा चलता है तो नॉर्मली मशीन जो ऑपरेट होती है वो रेसिपी बेस पे ऑपरेट होती है। ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि उसका फिल डेप्थ कितना रखना है, उसका कंप्रेशन फोर्स कितना है, उसका प्री कंप्रेशन कितना रखना है, पंच का टाइटनेस क्या रहेगा, इजेक्शन फोर्स क्या रहेगा। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी रेसिपी बेस्ड मैकेनिज्म होती है, वो ऑलरेडी फीड होती है। उस रेसिपी के लिमिट के अंदर हम लोग उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, BMR लिमिट। और जो मशीन चलाते हैं, मशीन मेनली क्या, मशीन हमारे यहाँ ऑपरेटर्स, मशीन जो है ऑपरेटर्स रन करते हैं और सुपरवाइज़र उनके सुपरविजन के लिए रहता है। डिफरेंट इन प्रोसेस टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, वेट, थिकनेस, हार्डनेस, DT, फ्रेबिलिटी ड्यूरिंग कंप्रेशन में हम लोग करते रहते हैं। और ये चेक करने के लिए कि मेरा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब टैबलेट का कंप्रेशन हो गया, अगर वो टैबलेट जो है कोटेड है तो कोटिंग के लिए प्रोसीड होगी, अनकोटेड है तो डायरेक्ट पैकिंग के लिए जाएगी। अब अगला जो हमारा स्टेप है वो कोटिंग। कोटिंग में क्या है कि हम लोग जो टैबलेट कोर होता है उस पर एक पॉलीमरिक, उसको कवर करते हैं बाई पॉलीमरिक फिल्म इस केस में। और कोटिंग में, कोटिंग का जो प्रिंसिपल है वो हमारा रोलिंग, वेटिंग और ड्राइंग है। ये मतलब टैबलेट रोल होगा, वेट होगा और ड्राई होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। अब कोटिंग में भी कई टाइप्स के कोटिंग है, फिल्म कोटिंग है, इंटेरिक कोट है, वो डिपेंड करता है फार्मूलेशन में। शुगर कोट है, जिस फार्मूलेशन में जो BMR का पार्ट है उस हिसाब से हम लोग उसको कोट करते हैं। अब कोटिंग में क्या होता है, जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनको कोटर बोलते हैं। उनकी कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, 48 इंच, 60 इंच, डिफरेंट कंपनीज के होती हैं। ACG का है, क्लैट का कोटर है, गैंसन का कोटर है, नियो कोटा है। तो डिफरेंट कंपनीज होती हैं, उसमें स्प्रे गन्स होती हैं। हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं और पेरिस्टाल्टिक पंप के थ्रू गन में जाती है, गन स्प्रे करती है। तो लंबा है, ऑलरेडी इसको मैंने एक प्रीवियस वीडियो में, कोटिंग की वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जब कोटिंग होने के बाद जो हमारा डिज़ायर्ड, ड्यूरिंग कोटिंग ऑपरेशन हम प्रोसेस भी करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा डिज़ायर्ड वेट गेन अचीव हो जाता है तो कोटिंग प्रोसेस को स्टॉप करते हैं और उसके बाद फिर हम अनलोड करके BMR को कंप्लीट करके जो है हम टैबलेट को WIP स्टोर में रख देते हैं। और वहाँ से जब पैकिंग का रिक्वायरमेंट होता है तो पैकिंग डिपार्टमेंट उसको वहाँ से विड्रॉ करता है और उसको पैकिंग ऑपरेशन को आगे बढ़ाता है। अब अगर कैप्सूल फिलिंग है, कैप्सूल फिलिंग अगर ग्रेनुलेशन के बाद ही आएगा, अगर कंप्रेशन नहीं है वो फार्मूलेशन कैप्सूल में, तो कैप्सूल फिलिंग में हम लोग उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, कैप्सूल फिलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हार्ड जिलेटिन में हम लोग पाउडर्स भरते हैं, टैबलेट भरते हैं और उसके बाद या फिर पैलेट्स भी भरते हैं। और जो मशीन्स यूज़ होती हैं इसके कैप्सूल फिलिंग के लिए, उसको हम लोग कैप्सूल फिलिंग मशीन्स भी बोलते हैं। डिफरेंट कंपनीज की मशीनें आती हैं, बॉस हो गया, हैरो हो गया, ACG हो गया। तो ACG के भी डिफरेंट मॉडल आते हैं, 25T, 40T, 90T, 150T एंड जेडारो 200T। इन सब का प्रिंसिपल सेम है बट इनकी कैपेसिटी अलग अलग है। 25T 25,000, 40T 40,000, 90T 90,000, 150 1,50,000, जेडारो 200T 2 लाख कैप्सूल पर आवर। तो इसके हिसाब से हम लोग फिलिंग ऑपरेशन को कंटिन्यू करते हैं। और फिलिंग ऑपरेशन होने के बाद जो इसका जो सैंपल जाता है, सैंपल QC में जाता है रिलीज़ होने के लिए। रिलीज़ होने के बाद वो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फिलिंग ऑपरेशन स्टॉप होने के बाद हम लोग जो भी कैप्सूल्स होंगे उनको रिकनसाइल करके WIP स्टोर में रख देते हैं और वहाँ से पैकिंग डिपार्टमेंट अपनी प्लानिंग के हिसाब से वहाँ से कैप्सूल्स को विड्रॉ करके पैकिंग ऑपरेशन को कंटिन्यू करता है। अगला जो है डायरेक्ट लिंक विद अदर डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किन अदर डिपार्टमेंट से डायरेक्ट लिंक रहता है? सबसे पहला है क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या है? ये सैंपल्स को टेस्ट करता है, ठीक है। जैसे हमारा लुब्रिकेटेड ब्लेंड का सैंपल गया तो लुब्रिकेटेड ब्लेंड का सैंपल जब QC में जाएगा तो QC वाला उसको एनालिसिस में लगाएगा और देखेगा कि जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमारे जो भी पैरामीटर्स है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो मैच कर रहे हैं तो उसको रिलीज़ करेगा, ठीक है, कंप्लाइज एज पर स्पेसिफिकेशन। उसके बाद ही हम लोग अगले स्टेप में बढ़ सकते हैं। अगर मेरा लुब्रिकेटेड ब्लेंड का सैंपल गया है, जब तक रिलीज़ नहीं आएगा तो मैं कैप्सूल फिलिंग या कंप्रेशन एक्टिविटी को
ब्लेंड को लुब्रिकेट कंप्रेशन या फिर कैप्सूल फिलिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो QC का मेन काम क्या है, ये जो है सैंपल्स को टेस्ट करता है। अब अगला जो डिपार्टमेंट है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस में मेनली IPQA, इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। IPQA के जो पर्सन होते हैं ये शॉप फ्लोर पे ही रहते हैं, मतलब प्रोडक्शन के फ्लोर पे ही रहते हैं, और ये प्रोडक्शन को मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है, कि सही तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एज पर इंस्ट्रक्शन BMR बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है, डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है वो कहीं फर्जी तो नहीं हो रहा है, कोई गलत डेटा तो नहीं फीड किया जा रहा है, तो ठीक है। और IPQA का और भी काम है कि लाइन क्लियरेंस का, जैसे मेरा प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, मेरा क्लीनिंग हुआ तो उस क्लीनिंग को वेरीफाई IPQA करता है, और अगले प्रोडक्ट के लिए लाइन क्लियरेंस भी हमको IPQA प्रोवाइड करता है। बिना IPQA के लाइन क्लियरेंस के प्रोडक्शन का पर्सन आगे नहीं बढ़ सकता। अब अगला जो डिपार्टमेंट है वो इंजीनियरिंग का भी काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है, इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज़ हो रहे हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ये उनके मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट में कोई ब्रेकडाउन आया तो प्रोडक्शन का पर्सन या फिर QC का पर्सन जो होगा वो ब्रेकडाउन इनिशिएट करेगा, ब्रेकडाउन मेमो इनिशिएट करेगा। ब्रेकडाउन मेमो इनिशिएट करने के बाद वो इंजीनियरिंग को हैंड ओवर होगा QA का कमेंट करके, फिर इंजीनियरिंग उस ब्रेकडाउन मेमो पे काम करेगा, उस जो भी इश्यूज़ आए उसको रिजॉल्व करके सक्सेसफुल ट्रायल लेके प्रोडक्शन को हैंड ओवर करेगा। प्रोडक्शन उसका ट्रायल लेगा और उस मेमो को क्लोज करेगा विथ, अगर उस केस में अगर हमको इम्पैक्ट असेसमेंट करना तो हमको इम्पैक्ट असेसमेंट में भी करना है, अगर उस प्रोडक्ट पर कोई इम्पैक्ट है कि नहीं है, और बाद में QA के कमेंट के थ्रू वो मेमो क्लोज होगा और हम प्रोडक्शन एक्टिविटी को रिज्यूम करेंगे। तो इंजीनियरिंग का काम काफ़ी बड़ा रोल है इंजीनियरिंग का फार्मा में। अगला जो डिपार्टमेंट है वो है रेगुलेटरी अफेयर्स। अब रेगुलेटरी अफेयर्स बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इनके पास क्या होती है, सारी गाइडलाइंस से रिलेटेड जो भी जितनी भी गाइडलाइंस होती है उससे रिलेटेड इनके पास पूरी जानकारी होती है। और ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो भी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, USFDA, MHRA, TGA, ANVISA, इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हैं। अब जो RA डिपार्टमेंट है, RA डिपार्टमेंट ही रेगुलेटरी एजेंसीज को डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। प्रोडक्शन या QC ये डायरेक्ट कोई भी डॉक्यूमेंट जो है ये रेगुलेटरी एजेंसी को सबमिट नहीं कर सकते। अगर इनको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो RA के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अपने को सारा डेटा डॉक्यूमेंट जो है RA को हैंड ओवर करना पड़ेगा। RA फिर उस पर्टिकुलर जो भी रिक्वायरमेंट है उस रेगुलेटरी एजेंसीज का, जिस फॉर्म में चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए, उसके हिसाब से उसको कंपाइल करके वहाँ पे सबमिट करता है। तो RA का भी रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आज हम लोगों ने बात किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है, उसके डिफरेंट फेजेस क्या हैं, और वो किन किन डिपार्टमेंट से डायरेक्ट लिंक होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला जो वीडियो आएगा वो फार्मा प्रोडक्शन इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर फार्मेसी फ्रेशर, ये आएगा पार्ट 1। ऐसा हम लोग इस वीडियो में सीरीज़ आप क्वेश्चंस लेके चलेंगे, तो शायद ये सीरीज़ लंबी चलेगी। क्या आप सेट ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस ड्यूरिंग इंटरव्यू पूछे जाते हैं, स्पेशली फ्रेशर से या फिर जो 2, 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस आदमी है उनसे क्या पूछे जाते हैं। तो इसका जो पार्ट 1 है फार्मा प्रोडक्शन इंटरव्यू का क्वेश्चन और आंसर्स का, ये बहुत जल्दी में अपलोड होगा, चैनल पर जल्दी अपलोड होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।